हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोनी एजुकेशन ओशियन। क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में 1 चैप्टर से 14 चैप्टर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पढ़ना सीरियसली लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। द्विनिषेचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम किसने पता लगाया? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ये ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। दोहरा निषेचन की परिभाषा दें। दोहरा निषेचन क्या है? इसकी खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने की है? एस.जी. नवाज़ीज ने। ठीक है, एस.जी. नवाज़ीज ने सर्वप्रथम फिटेलोरिया तथा लीलियम पादपों में द्विनिषेचन दोहरा निषेचन की खोज की है। ठीक है, इसमें एक अगुणित नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मन करके द्विगुणित संयुग्मन या जाइगोट बनाता है। ठीक है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, जब दूसरा अगुणित नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक अध्रुवीय केंद्र से संलयन करके प्राथमिक भ्रूण कोशिका बनाता है। ठीक है, प्राथमिक भ्रूण कोशिका बनाता है। यह क्रिया त्रिसंमेकन या त्रिसंलयन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या? त्रिसंलयन कहलाती है या त्रिसमेकन कहलाती है। अतः आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया 2 बार होती है। इसमें द्विनिषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। आ गया समझ में बच्चों? तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस डायग्राम को बनाना है, बायोलॉजी में डायग्राम का ही खेल होता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो ये चित्र है परिपक्व परागकोश के, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आपको चित्र बनाना है। जैसे इसको एकदम सरल चित्र है। संवहन पुल हो गया, ये हमारे पास परागकोश हो गए, ये है अधिचर्म, ये है परागकण, ये सब क्या है? हमारे पास परागकण है। और ये है अंतःस्तर, ये है रंध्रक। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है और इस तरह से ही पूछता है। गुरु बीजाणु क्या है? आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मवित के परिवर्धन का वर्णन करें। और ऐसे भी पूछता है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है इस तरह। ठीक है, आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोश कैसे बनता है? इस चित्र सहित सहायता से समझाइए। गुरु बीजाणु जनन क्या है? आवृतबीजी पुष्प के युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन करें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, ठीक, के फलस्वरूप अगुणित बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह डायग्राम की सहायता से आप लोग बना सकते हैं गुरु बीजाणु का। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक द्विगुणित जनन कोशिका, भित्ति कोशिका। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे 4 बनाती है, नष्ट हो जाती गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है, आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मवित का बनना। ठीक, बीजांड में बीजांड काय स्वतंत्र सिरे के कुछ अर्थात अधोस्तरीय क्षेत्र में एक वृद्धि करके प्राथमिक प्रपुस्सु कोशिका बनाती। क्या बनाती? प्राथमिक प्रपुस्सु कोशिका बनाती है। ठीक, बाहरी कोशिका, बाहर की कोशिका में क्या बनता है? और तो बायोलॉजी में आप लोगों को ग्राफ और डायग्राम इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इससे आप लोगों को आंसर याद करने में आसानी रहती है। ठीक,
बाहरी कोशिका प्राथमिक कोशिका कहलाती है, जो विभाजित होकर कोशिका भित्ति कोशिका में बना लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीतर की कोशिका देखते हैं, प्राथमिक कोशिका कहलाती हैं, ठीक, और प्रायः विभाजित हुए सीधे मात्र कोशिका की तरह वृद्धि करती हैं। मात्र कोशिका की तरह क्या वृद्धि करती हैं। गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें ऊपर के 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियाशील होकर गुरु बीजाणु बचता है। ठीक, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग देख सकते हैं, ये ग्राफ के माध्यम से हमने समझाया है। देखिए जैसे अभी पूरा उसमें थ्योरी बेस में कैसे लिखा था पीछे वाले में, अभी आपने देखा, और वैसे ही ये आगे आप लोग देख सकते हैं इसमें ग्राफ के माध्यम से कैसे समझते हैं। बाहर की ओर क्या है? प्राथमिक भित्ति कोशिका, अधोस्तरी कोशिका से बनी प्राथमिक प्रसू कोशिका। ठीक, अंदर की ओर क्या है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका क्या है? 2n गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, और इसमें बीच में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक, फिर क्या बना इससे? गुरु बीजाणु n। ठीक, ये गुरु बीजाणु क्या बनी? गुरु बीजाणु कहलाती हैं। ठीक, ये बना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मादा युग्मोद्भिद से आप क्या समझते हैं? तो देख सकते हैं ये 2n गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, ऊपर की 3 नष्ट हो गई कोशिका हमारी, और एक कोशिका बची जो कि इसने आगे क्या किया, और ये बना हमारे पास, फिर ये बन गया हमारे पास भ्रूण कोश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु में अंतर बताइए। ठीक, अंतर क्या है? गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु में अंतर बताते हैं। ठीक, ये पराग कोश में होती हैं, सही में ये पराग कोश में होती हैं, बिल्कुल सही। ये क्रिया स्त्री केसर बीजाणु, ये स्त्री केसर में होती हैं, स्त्री केसर बीजाणु के अंदर होती हैं। ठीक, इसमें अनेक परागकण बनते हैं, इसमें क्या है? अनेक परागकण बनते हैं। इसमें केवल बीजाणु कोशिका या अंड कोशिका बनती हैं। इसमें 4 कोशिका भाग लेती हैं। क्या? 4 कोशिका भाग लेती हैं। इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनता है, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनता है, और इसमें गुरु बीजाणु एक क्रियात्मक भाग लेती हैं। एक इसमें सिर्फ एक क्रियात्मक भाग लेती है, इसमें 4 भाग लेती हैं। ठीक है, आया समझ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? परिभ्रूण पोष एवं फलभित्ति में अंतर बताइए। ठीक, अंतर लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, परिभ्रूणपोष फलभित्ति ऐसे बगल में लिख लेंगे और बीच में ऐसे हाशिया खींच लेंगे। ठीक, बीजों में उपस्थित अपशिष्ट या बचा हुआ बीजांड काय, अपशिष्ट या बचा हुआ क्या? बीजांड काय परिभ्रूणपोष कहलाता है। आ गया समझ? ठीक, निषेचन के बाद अंडाशय की भित्ति फल के बीच कवच परिवर्तित हो जाती है, भित्ति फल कवच में परिवर्तित हो जाती। ठीक है, यह फल एवं बीज को अतिरिक्त पोषकता प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है? परिभ्रूणपोष। और यह फल भित्ति क्या होती है? फल की क्या करती है? सुरक्षा करती है। आ गया समझ? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अध्यावरण एवं बीज चोल में अंतर लिखिए। अध्यावरण, बीज चोल। बीजांड की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? अध्यावरण। बीजांड का बाहरी भाग क्या होता है? अध्यावरण कहलाता है। निषेचन के बाद अध्यावरण के बीच में कवच या बीज चोल परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीजांड काय व भ्रूण कोश की ये सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? बीजांड काय और भ्रूण कोश की। और ये किसकी सुरक्षा करता है? ये सिर्फ भ्रूण की सुरक्षा करता है, बीज चोल। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, विदलन में अंत में निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिकाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तूतक मॉरूला, जो कि होता है ऐसे। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा मानव जनन चैप्टर से एक शुक्राणु का नामांकित चित्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए कैसे बनता है ये डायग्राम। इस तरह बनाना है। ये ऊपर का हमारा हो गया एक्रोसोम, ये इसका गिरवा कनाल, गिरवा गर्दन वाली जगह हो गया, ये पूंछ है इसका, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये शीर्ष भाग है, ये तंतुमय है आवरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों का कार्य वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये चित्र है मादा जनन तंत्र का। अंडवाहिनी हो गई है, तुम्बिका, ये क्या है अंडाशय, और ये बीच में क्या है गर्भाशय, और ये क्या है झालरदार कीप है, ठीक है। अब इसका भाग देख लेते हैं। अंडाशय, मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रेणी पैलिस गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनी के पीछे की ओर स्थित होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। अंडाणु निर्माण होता है, हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। सहायक जनन अंग, सहायक जनन देखते हैं क्या है। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, यह एक जोड़ी पतली व कुंडली नलिका होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी वायु कोशिका, इन्फ्लिंडी लूमन, तुम्बिका, स्थमस या संकीर्ण पथ तथा गर्भभाग में विभाजित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय, ये मूत्राशय के ऊपर ठीक है पीछे स्थित होता है, ठीक है। नाशपाती के आकार की संरचना होती, किसके आकार की, नाशपाती के आकार की। स्तरायु के द्वारा चिपकी होती है, ठीक है। गर्भाशय की दीवार पेशीय तंतुओं की बनी होती हैं, जिससे मायोट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोट्रियम कहते हैं। भ्रूण का विकास यहीं से होता है, समझ में आया। भ्रूण का विकास कहाँ से, गर्भाशय से होता है। अब आता है योनि। योनि क्या है, यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के अग्रभाग से झिल्ली पेशीय नलिका होती है, ठीक है। यह संभोग के दौरान शिश्न से क्या वीर्य ग्रहण करती है तथा शिशु के जन्मनाल के रूप में कार्य करती है, समझ में आया। आ गया होगा मैक्सिमम बच्चों को। भग क्या होता है, भग क्या होता है, मानव में बाह्य जनन अंगों को भग कहते हैं। बाहरी जनन अंग को क्या बोलते हैं, भग कहते हैं। ब्रडघोष लघुघोष्ठ से मिलकर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहायक जनन अंग, सहायक जनन ग्रंथियां क्या है, इन ग्रंथियों के स्राव को जनन प्रक्रिया में सहायक होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथि है, बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि में क्या आता है, यह एक जोड़ी होती है, ठीक। क्या होती है, एक जोड़ी होती है, जो मलाशय के बीच स्थित होती हैं, ठीक है। यह चिपचिपा द्राव स्रावित करती हैं। मैथुन अंग सहायक होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्तन ग्रंथि, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि वक्ष के अधर भाग से स्थित होती हैं। ये दुग्ध स्राव करने वाली ग्रंथि है। दुग्ध स्राव मतलब दूध देखती, ठीक है। प्रत्येक ग्रंथि 15 से 20 पालिकाओं की बनी होती हैं। इन पर उभरे चुचुक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा, फर्टिलाइजन एवं एंटी फर्टिलाइजन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। निषेचन से पूर्व अंडाशय से फर्टिलाइजन का स्रावण होता है, निषेचन से पूर्व, ठीक है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजन नामक ग्राही से क्रिया करता है, ठीक। इसके फलस्वरूप असंजन हो जाता है। असंजन का मतलब क्या होता है, निषेचन हो जाता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप निषेचन, इसको हम लिख देते हैं निषेचन, ठीक है, हो जाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम लिखिए, ठीक। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम LH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकल एंटीमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला। IVF तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परख नली सितु अंतःपात्रे निषेचन, ठीक है।
यह तकनीक उन दंपतियों में होती है जिसमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता, ठीक है, या तो सक्रिय अंडाणु की संख्या कम पाई जाती है, ठीक है, अंडाणु की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीक स्त्री दाता के अंडाणु को पुरुष दाता के शुक्राणु के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में क्या होता है, कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को अंतःपात्रे निषेचन कहते हैं। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। भ्रूण को 8 फैलोपियन नलिका स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। 2 रोगों के का उल्लेख करें, ठीक। ऐसे रोग जो यौन संचारित हों, रोग अथवा रचित या यौन कहलाते हैं, ठीक, यौन रोग कहलाते हैं। ये जो है सुजाग रोग, ये क्या है, यह रोग नाइसेरिया गोनोराई नामक जीवाणु से फैलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसका लक्षण क्या है, पुरुष में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में क्या होता है, सूजन आ जाती है। रोगी को मूत्र त्याग करने में पीड़ा और जलन होती है, ठीक है। उपदंश रोग, यह रोग द्विपोनेमा पॉलियम नामक जीवाणु द्वारा होता है। किससे होता है, द्विपोनेमा पॉलियम जीवाणु से होता है, ठीक है। लक्षण इसका क्या है, इस जीवाणु के संक्रमण की प्रथम अवस्था में नर शिशन और मादा की योनि में लाल रंग के दाने हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला रोग क्या है, जननांगों की हार्पिस। यह रोग सिंप्लेक्स जीवाणु द्वारा फैलता है। किससे फैलता है, सिंप्लेक्स जीवाणु। लक्षण इसका क्या है, इस रोग में पुरुष के शिश्न में अत्यधिक दर्द होता है, ठीक है, तथा स्त्री की योनि में छाले बन जाते हैं, दर्द होता है, ठीक है। अगला क्लेमाइडिस रोग, यह रोग क्लेमाइडोमोनास ट्रोकोमाइटिस द्वारा फैलता है, ठीक है। लक्षण इसका क्या है, स्त्रियों में योनि की मूत्र विसर्जन के दौरान जलन, अतर्व चक्र में अत्यधिक रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव ब्लड होता है, ठीक, ज्वर आदि इस रोग में लक्षण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको। चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे भी पूछता है, किन परिस्थितियों में सगर्भता के चिकित्सीय समापन की सलाह दी जाती है। सगर्भता, ठीक है। चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि, ठीक, पूर्ण होने से पहले गर्भ समापन गर्भपात करा दिया जाता है, ठीक। अगला, इस प्रक्रिया में 1971 में, ठीक, गैर कानूनी स्वीकृत कर दिया गया। क्यों गैर कानूनी स्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या होने लगा था, ठीक है। यह प्रक्रिया गर्भ के प्रथम तिमाही 12 सप्ताह तक सुरक्षित होती है, ठीक। विकसित होते हुए भ्रूण के उल्वेदन जांच के उपरांत गुणसूत्रीय असमानताओं की पुष्टि की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण का वर्णन कीजिए, ठीक, आप लोग देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, देख सकते हैं। निम्न सामाजिक स्तर, ठीक, सामाजिक निरक्षरता यानी गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, कम आयु में विवाह, मृत्यु दर में निरंतर की कमी, ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। यही सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण मतलब इसका क्या वो है, ठीक, परिवार नियोजन करना चाहिए, कानूनी व्यवस्था, शिशु व्यवस्था, अधिक स्थिति में सुधार, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट हमने बताया है, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या है, पुरुष बंधी
पुरुष में कौन सी होती है? वैक्सेक्टोमी होती है, महिला में ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, क्या लिखा है? मेंडल के द्विसंकर का फिनोटाइप अनुपात क्या है? क्या है? मेंडल के द्विसंकर का फिनोटाइप अनुपात क्या है? इनका है 9:3:3:1। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? फिनोटाइप है। ये हमारा कौन सा है? फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप। ठीक, और एक आता है हमारे पास जीनोटाइप। जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? 1:2:1, 2:2:4, 1:2:1। ठीक, ये क्या है हमारे पास? जीनोटाइप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीन की परिभाषा दे, ये कहाँ पाई जाती है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जीन या कारक जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है। ये जीन कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र में। ठीक है, जो किसी आनुवांशिक गुणसूत्र की पीढ़ी से पीढ़ी स्थानांतरित करती है। ठीक है, ये वंशागति इकाई है। ठीक, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जॉनसन ने किया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संकर पूर्वज संकरण बैंक क्रॉस से तात्पर्य है। प्रातिप्त संकरण एवं परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। ठीक है, F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युक्ति संकरण का इसके संयुग्मजी जनक से क्रॉस प्रतिप्त संकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थ संकरण, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मी लंबे पादप विषम युग्मनिजी संकर का समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ क्रॉस परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोलते हैं, इसका ग्राफ भी बनता है परीक्षार्थी संकरण का। F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी लंबे पादप विषम युग्मजी संकर का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस परीक्षार्थी संकरण कहलाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ग्राफ आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ये हम बता देते हैं कैसे बनता है। ठीक, टी स्मॉल टी। ठीक है, इसको देख सकते हैं कैसे बनता है। ये हमारे पास क्या है? संकर लंबा पौधा, संकर लंबा। ठीक, स्मॉल टी का किससे कराएंगे? स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या बना हमारा? बौना पौधा। ठीक है, ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक, बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक वर्णांता की वाहक स्त्री का विवाह एक समान पुरुष से होता है तो इसकी संतानें वर्णांता के बारे में समझाइए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? XX क्या है? वाहक स्त्री है। ठीक, स्त्री। ठीक है, और ये क्या है? XY क्या है हमारे पास? पुरुष है, सामान्य। ठीक, इन्होंने X ये क्या है? अंडाणु है। ठीक है, ठीक, और इनके पास क्या है? XY। ठीक, ये Y क्या है? शुक्राणु। ठीक, इस तरह आप लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। ये X है और ये Y, XY क्या बन गया? XY। ये हमारे पास क्या बन गया? सामान्य हमारे पास क्या बना? पुत्री। ठीक है, फिर इसका ये क्या है हमारे पास?
सॉरी, ये हमारे पास क्या है एक्स, ठीक, और इसका किससे बनेगा वाई से, ठीक। ये हमारे पास क्या बन गया एक्स वाई, ये क्या बना सामान्य पुत्र बना, समझ में आया आप लोग को। फिर ये एक्स इस वाले एक्स से जोड़ देंगे तो क्या बना एक्स एक्स, ये क्या बना वाहक पुत्री, वाहक पुत्री, ठीक है। अगला इसका इससे जोड़ देंगे, क्या बनेगा एक्स वाई, क्या बना वर्णांध्र, वर्णांध्र पुत्र बना, ठीक। आगे समझ, इस तरह आप लोगों को ग्राफ इस तरह बनाना पड़ेगा। ये क्या हमारे पास F1 पीढ़ी है, युग्मनज युग्मक सॉरी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आप लोगों को कुछ ऐसे इसी प्रकार ग्राफ बनाना पड़ेगा। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से करा दिया गया, ठीक। उसकी संतानों में इस रोग को वंशागति रेखाचित्र की सहायता से समझाइए, ठीक। ये हमारे पास क्या है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया HS, ये H इसलिए लगाएंगे, ये हीमोफीलिया, ठीक है। पर है क्या ये XY है, ये हमारे पास है पुरुष, हीमोफीलिया पुरुष है, ठीक। और क्या है सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री, स्त्री कौन है XY सॉरी XX, ये XH किससे मिलेगा हमारा X से मिलेगा, ठीक। ये क्या बनेगा XH बनेगा, ठीक। फिर XH किससे मिलेगा X से, ये क्या बनेगा XHX, ये क्या बना वाहक पुत्री, वाहक पुत्रियाँ, ठीक है। आ गया समझ। अब फिर बनाएंगे Y और X का, ठीक। ये हमारा क्या बना XY बना, ठीक। फिर XY, ये क्या बने सामान्य पुत्र बने, ये दोनों क्या बने सामान्य पुत्र, ठीक है। ये F1 पीढ़ी है। आ गया समझ। इसी तरह आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग ज़्यादा समझ में आता है, ठीक। अगला देखते हैं, मानव लिंग निर्धारण तात्पर्य है मानव लिंग निर्धारण तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि रेखाचित्र द्वारा वर्णन करें, ठीक है। देख लेते हैं इसका भी। इसका क्या है, ये हमारे पास क्या है XX मादा है, ठीक, XY पुरुष है, मतलब नर है, ठीक है। ये हमारे पास XY, ठीक, ये है XY, ठीक। इन दोनों का हमने क्या कराया क्रॉस कराया, X का क्रॉस Y से कराएंगे, ठीक। तो क्या हुआ XY, ठीक है। फिर X का क्रॉस Y से कराएंगे तो क्या हुआ XY, ठीक। और X का क्रॉस X से कराया, फिर क्या आया XX, फिर X का क्रॉस Y से कराया तो क्या होगा XY। समझ में आया। ये हमारे पास आता है पुत्र, और ये भी आता है हमारे पास पुत्र, ये आता है पुत्री, ठीक है। आगे समझ। इसी तरह आप लोगों को ग्राफ तैयार करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता, कुछ पेड़ पादपों व जंतुओं में F पीढ़ी की संतति में कोई लक्षण पूर्णता प्राप्त नहीं होता, ठीक, अर्थात मध्यवर्ती होता है, ठीक। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इनकी खोज किसने, कॉलर्स ने, गुलवास ने देखा कि फूल वाले पादप सफ़ेद वाले पादप से क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल वाले पादप उत्पन्न होते हैं, और ये स्वपरागण करवाने पर F1 पीढ़ी में 1:2:1 का लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप दर्शाते हैं, ठीक है।
इसका भी हम लोगों को इसका भी क्रॉस कराना होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ग्राफ तैयार करना पड़ता है, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। WW ये हमारे पास क्या है, सफ़ेद फूल, ठीक है। और आता है RR लाल, ठीक। अब इसका क्रॉस कराएंगे इससे, ठीक। क्या बना हमारे पास, WR। फिर इसका क्रॉस कराएंगे, WR बना, ठीक है। फिर इस वाले का क्रॉस इससे कराएंगे, RW बना। फिर इसका क्रॉस कराएंगे, RW बना। तो क्या है, सारे हमारे पास क्या है, गुलाबी फूल बने, गुलाबी, सब गुलाबी बने, ठीक है। सब आ गया समझ, इसी प्रकार बनाना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक क्या है, अनुवांशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा स्वतंत्र अपीहन के नियम का उल्लेख करें, ठीक है। प्रभावी कारण, प्रभावी से जुड़ता है अपितु अप्रभावी से के साथ जुड़ता है, ठीक। अपितु प्रभावी से साथ जुड़ता है, अर्थात कारक के युग्म बनने की स्वतंत्र होते हैं, इसे स्वतंत्र अपीहन नियम कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देख सकते हैं। द्विसंकर संकरण 3:3:3:1 अनुपात से प्राप्त होता है। लक्षण के ध्यान में रखकर कराए गए संकरण को द्विसंकर कहते हैं, ठीक है। इसका भी ग्राफ आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, जैसे RR YY, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गोल पीला, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। झुर्रीदार हरा, ठीक। इन सब का क्रॉस अगर साथ में कराएं तो RR YY बनेगा। क्या बनेगा, संकर गोल पीला, ठीक। अब चलते हैं हम अगले पर। लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इनको किसी एक उदाहरण से समझाइए, ठीक। लिंग संलग्न वंशागति प्राणियों में कुछ वंशागति लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होता है, लिंग से संबंधित होता है, अर्थात इन विशिष्ट लक्षणों के नियम करने पर जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुलीन डीएनए का नामांकित चित्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। देख सकते हैं कितनी सरल भाषा में लिखा, आप लोग को याद करने में आसानी होगी। इसके दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम 1933 में वाटसन एंड क्रिक ने किया, ठीक। ये पॉलीन्यूक्लियर श्रृंखला के समान होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियर श्रृंखला एक H1 से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात है। डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। पिरीडिन तथा प्यूरिन का अनुपात 1:1 होता है। एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन का होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह डायग्राम बनता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके उपयोग का प्रकाश डालिए, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है, ठीक। इसमें व्यक्ति डीएनए के आधार पर इसकी पहचान की जाती है, ठीक। सर्वप्रथम 1884 एलेक जेफरी ने, इसकी खोज किसने की थी, एलेक जेफरी में। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डीएनए का 99% भाग प्राणियों में संतान, 0.1% भाग की प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक। परंतु एक समान युग्मन जुड़वा बच्चों में डीएनए समान होता है, ठीक। डीएनए समान होता है, ठीक है। डॉक्टर लाल व वीके कश्यप ने प्रतिपादित किया था। इसको किसने प्रतिपादित किया, डॉक्टर लाल व वीके कश्यप ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग, अब हम लोग इसके उपयोग देख लेते हैं। ये पैतृत्व परीक्षण में सहायक होता है, सही है। यह गैर कानूनी यौन अपराधी, हत्या व अन्य अपराधों के
निर्धारण के लिए सहायक है। हाँ बिल्कुल सही, सहायक तो है ही है। अब आता है हमारा विकास चैप्टर से। अपसारी विकास एवं अभिसारी की परिभाषा दें। एक ही पूर्वज जाति का जीवों का जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित होता है, क्या कहलाता है? अपसारी कहलाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिसारी विकास, विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य जो निकटवर्ती नहीं होते, नहीं एक भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप के दिखाई देते हैं, ऐसा विकास अभिसारी विकास कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारा जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसल क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएम क्रॉप्स, अनुवांशिक रूपांतरित फसलें। ठीक, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ, अब इसके लाभ देख लेते हैं। ये फसलें कीट प्रतिरोधी होती हैं, उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं, नॉन ल्यूमिनस पौधों में होती हैं। ठीक है, अब आता है एंटी कोडान और कोडान में अंतर। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोडान एंटी कोडान। कोडान एमआरएनए अणु में स्थित न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारों के अनुक्रम में प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है। ठीक, एंटी कोडान टीआरएनए पर स्थित न्यूक्लियोटाइड का समूह एमआरएनए पर समूह स्थित कोडान का पूरक होता है, एंटी कोडान कहलाता है। ठीक है, इस अनुक्रम में एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश देने वाला 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह प्रकूट या कोडान कहलाता है। ठीक, यह अनुवादन में एमआरएनए पर स्थित कूटों से जुड़ा होता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? ट्रांसजेनिक जंतु किस विधि द्वारा प्राप्त होते हैं? इसके निर्माण द्वारा उल्लेख संक्षिप्त लिखे। ठीक है, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन, रिड्रो विषाणु मध्यवर्ती जीन स्थानांतरण, भ्रूणीय स्टेम कोशिका मध्यस्थी जीन स्थानांतरण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एड्स क्या है? इसका विषाणु शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका संचरण किस प्रकार होता है? एड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एड्स एक भयंकर लाइलाज तथा गंभीर रोग है। ठीक, एड्स संचरण HIV जो एड्स द्वारा उत्पन्न करने वाला विषाणु है कि मुख्य लक्ष्य कोशिका टी लिम्फोसाइट, ठीक है, होती है। इस प्रकार विषाणु में पहुंचकर इस कोशिकाओं को संक्रमित करता है और एक प्रोवाइड्स निर्मित करता है जो पोषक कोशिका के डीएनए में संपृष्ट हो जाता है। ठीक, इस प्रकार पोषक कोशिका अनिहित संक्रमित समय समय पर प्रोवाइस सक्रिय पोषक कोशिका में संतति वीरियंस का निर्माण रहते हैं जो कोशिका से मुक्त होकर नई लिम्फोसाइट को संकरित करने में पूर्णतः सक्षम हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 12 बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल लगी हो क्वेश्चन की वीडियो, तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की बेस्ट प्रेफरेंस चाहते हो तो मोनी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बायोलॉजी लिखिए। नेक्स्ट वीडियो अगर चैप्टर वाइज आपको चाहिए हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।